सोचिए आपको फोन आता है, सामने वाला कहता है कि वो दिल्ली पुलिस से बोल रहा है। जी हाँ, ये फोन बेसिकली वीडियो कॉल है। आपके नाम से ड्रग केस दर्ज हो चुका है और अगर आपने सहयोग नहीं किया तो आपको अभी के अभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आप अचानक से डर जाते हैं और फिर शुरू होता है ठगी का खेल, यानी कि डिजिटल अरेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं सनसद टीवी का विशेष कार्यक्रम सरोकार। आज हम बात करेंगे उस साइबर ठगी के बारे में जिसने देश भर में हजारों लोगों को फंसाया है, जहां अपराधी कंप्यूटर स्क्रीन और वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डिजिटल जेल में डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में अब तक 3000 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो चुकी है और सबसे ज्यादा शिकार बने हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक। तो सोचिए कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या? कैसे कोई अपराधी आपको घर बैठे डराकर आपसे पैसे वसूल कर लेता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो चलिए आज बात करते हैं सरोकार में डिजिटल अरेस्ट की। मैंने कोई पैकेट नहीं मंगवाया, बट फिर भी पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम का कोई पैकेट है जिसमें नशीला पदार्थ है। मैंने तो कोई पैकेट नहीं मंगवाया। बट मेरे पापा को एक इनकम टैक्स ऑफिसर का कॉल आया और उन्होंने उन्हें पैसे भी दे दिए और वो इनकम टैक्स ऑफिसर था ही नहीं। यही डिजिटल अरेस्ट है क्या? आज पूरे दिन से मैं घर पे था और बकायदा मेरा बाहर एक्सीडेंट भी हुआ और मेरे ही नाम पे एफआईआर भी दर्ज हुई। तो क्या ये डिजिटल अरेस्ट था या कोई गलतफहमी? हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कॉल आया और उसके बाद स्कैम हो गया। क्या वो फेक था या रियल? मेरे पापा मम्मी को मेरे दोस्त का कॉल आया कि उसको 10,000 रुपए चाहिए, पर मेरे दोस्त ने मेरे पापा मम्मी को क्यों कॉल करा? क्या वो डिजिटली अरेस्टेड थे? मुझे समझ नहीं आता कि कुछ चीजें रियल है या फेक। Are we free or are we digitally arrested? बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे सवाल, लेकिन जवाब मिलेगा हमें हमारे मेहमान से। इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे देश के जाने माने साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ अमित दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित जी। थैंक यू दीक्षा जी। अमित जी, आपने बहुत सारे युवाओं को सुना ये पूछते हुए कि क्या ये डिजिटल अरेस्ट है। बहुत सारे रिएक्शंस हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर थे। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, साइबर क्राइम हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, लेकिन साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट दोनों एक नहीं है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का एक पार्ट है। ये डिजिटल अरेस्ट है क्या, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि डिजिटल अरेस्ट शब्द ही कानूनन सही नहीं है। ये कानूनी शब्द ही नहीं है। यदि कोई आपको डिजिटल अरेस्ट बोल भी रहा है तो ये इलीगल है। तो सबसे पहले क्लियर हो जाए कि यदि किसी भी इंपर्सोनेशन करके कि आज वो पुलिस वाले के नाम से आपको कॉल कर रहा है, कल किसी और सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इंपर्सोनेट करेगा, पासपोर्ट ऑफिस से करेगा, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से कॉल कर सकता है और फिर कोई भी ऐसा वर्ड क्वाइन कर ले जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं कानूनन, और आप उस पर भरोसा करके इस हद तक ट्रैप हो जाएं कि अपनी सारा अकाउंट खाली कर दें या अपनी एफडी तोड़ तोड़ के पैसे डाल दें। ये जो घटनाक्रम है ये दरअसल एक आईवीआर कॉल से शुरू होता है। आपको सीधे वीडियो कॉल नहीं आता है। बिल्कुल। और इसमें देखने की जहाँ डीपली जरूरत है कि कैसे ये पूरा खेल रचा जाता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक बड़ा बिजनेसमैन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कानून की जानकारी है, लॉयर्स डिजिटली अरेस्टेड हुए, बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, बैंकर्स हुए हैं, कि कैसे ट्रैप हो जाते हैं। और फिर हम बात करते हैं एक आम आदमी की जिसको शायद पता ही नहीं हुआ कि ईडी कैसे काम करती है, सीबीआई कैसे काम करती है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे अरेस्ट वारंट नहीं निकालता है। आपको सीधे कॉल आ जाए, दीक्षा जी आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, तो एक आम आदमी घबरा जाता है। के लिए कोई भी घबरा जाएगा। आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट वारंट क्यों निकालेगा मेरे अगेंस्ट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास हर केस नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज वेरी सुप्रीम बॉडी। पहले तो आप सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट तक ही 20 साल लग जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी को सिर्फ शब्द पता है और उस शब्द के बेस पर वो जाल बुन जाता है। तो एक जैसे एक आईवीआर कॉल आया
और उसमें कहा जाएगा कि आपका कोई कुरियर वापस आ गया है, आप 9 दबाइए, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। अब हम लोग कुरियर मंगाते रहते हैं, ऑनलाइन परचेज भी कर रहे हैं, हमें लगता है शायद कुछ ऐसी चीज होगी जो वापस चली गई है। आप 9 दबा देते हैं और जैसे ही आप 9 दबाते हैं आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। बस वहीं खेल, आधी लड़ाई सामने वाला जीत लेता है, क्योंकि उसने आपके दिमाग में डाल दिया कि आपका कोई कुरियर आया है और वो आपने मान लिया। अब आपको कॉल पे बोला जाएगा कि हाँ जी बताइए, अरे वो मेरा कोई कुरियर वापस आया। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो, वो नहीं बोल रहे। बिल्कुल। वो कहेगा अच्छा अपना नाम बताइए। हाँ जी, अच्छा एड्रेस यही है। हाँ, आधा, अरे हाँ आपका कुरियर आया हुआ वापस। यू आर राइट, कुरियर तो आया वापस। पर सर ये कुरियर तो, इसमें तो पुलिस की कंप्लेन हो रखी है। क्यों? अरे सर उसमें तो पासपोर्ट पड़े हुए हैं, इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, करेंसी है, ड्रग्स है। नहीं नहीं, मेरा कुरियर नहीं हो सकता, मैंने भेजा ही नहीं। सर अभी आपने बोला आपने भेजा। नहीं नहीं, मेरा कैसे हो सकता, मैं क्यों भेजूँ? नहीं सर, आपका तो सारा रिकॉर्ड मैच कर रहा है सर, इसमें आप ही ने भेजा, इसीलिए तो कॉल आपको गया है। अब आप सरेंडर होना शुरू होता है। नहीं नहीं, मेरा कुरियर है नहीं यार, मजाक कर रहे हो यार, ऐसे कैसे मैं ड्रग वर्ग। सर तो आप डर क्यों रहे हैं फिर? यदि आपने नहीं भेजा तो आप डरिए मत। अब भैया पुलिस से बात कीजिए और सीधे से बता दीजिए कि आपने नहीं भेजा। और ये वीडियो कॉल पे हो रहा है? नहीं, अभी ये कॉल अभी तो कह रहा हूं, आप ये पूरी रचना देखिए, इसमें कम से कम पूरे प्रकरण में 15 लोग आ जाएंगे। आप कैसे मानोगे कि 15 लोग मिले जुले हो सकते हैं? खेल ही समझने की, एक बंदा नहीं आपसे बात कर रहा होता, एक बंदे का चक्रव्यूह है। हाँ, एक चक्रव्यूह रचा जाता है। एक बंदा सिर्फ कॉल सेंटर का बंदा है, इसका काम है कि ये कॉल किसी तरह पुलिस को ट्रांसफर कर देना। और वो जो कॉल सेंटर वाला बोलेगा सर कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, आप पैनिक मत होइए, मैं आपको अभी मुंबई क्राइम ब्रांच या दिल्ली क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ जहाँ ये कंप्लेन है, आप उनको समझा दीजिए, स्टेटमेंट दे दीजिए, बात खत्म, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ यार कलेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दो। किसने कहा? मैंने कहा। आपने कहा। वो आपकी हेल्प कर रहा है। आपके दिमाग में क्या सीड इन हुआ कि मैं तो हेल्प ले रहा हूँ इससे? आपको तो ना पता पड़ेगा कि ये क्रिमिनल है। अब वो कनेक्ट करेगा मुंबई क्राइम में। हाँ जी बताइए सर, वो मेरा कोई कुरियर है जो वापस आ गया है, पर वो मेरा नहीं है कुरियर सर, पर मेरे खिलाफ। अरे साहब बताइए कुरियर किसका? अरे सर वो अब वो घबरा चुके हो आप इस हद तक। एक काम करो, आधार बताओ अपना, ये बताओ अपनी डिटेल और मांग लेगा आपकी। फिर कहेगा हाँ कुरियर तो आप ही का, और इसके खिलाफ ईडी भी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जांच कर रही है, इसमें तो मामला बहुत संगीन हो गया है। एक काम कीजिए, आप जरा ये वेबसाइट खोलिए, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फर्जी वेबसाइट भेजेगा आपको, आप खोलेंगे, इसमें अपना नाम सर्च कीजिए, आप नाम सर्च करेंगे, अभी देखिए रचा कैसे जा रहा है। माय गॉड, आप ऐसे नाम सर्च करेंगे आपका अरेस्ट वारंट दिखेगा आपको, आप डाउनलोड कीजिए। क्या है ये? सर ये तो अरेस्ट वारंट है, आप तो अरेस्ट होना चाहिए, आप बाहर कैसे घूम रहे हैं खुले? सर मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों निकला हुआ? कितनी तारीख का निकला है? सर ये तो 2 दिन पहले का निकला है। तो फिर आप खुले कैसे घूम रहे हैं? आपको अरेस्ट होना चाहिए। अब आप दबाव में आना शुरू होते, सर मैं अरेस्ट कैसे, क्यों, कहाँ? फिर वो आपको बोलेगा कि 2 ही ऑप्शन है आपके सामने। आप कहोगे सर मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो नौकरी से निकल जाएगा, मैंने क्यों ऐसा कोई गलती नहीं की। थामा 2 मिनट रुक, 2 ऑप्शन है तेरे पास, या तो तू डिजिटली अरेस्टेड हो जाए या फिजिकली अरेस्टेड हो जाए। अब पहली बार डिजिटल अरेस्ट का शब्द आपके सामने डाला जाएगा, तब तक आप आधी लड़ाई हार चुके हो। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, फिजिकली अरेस्टेड या डिजिटली अरेस्टेड, क्या चूज करेंगे आप? ऑफ कोर्स कौन जाना चाहता है कि मेरे हाथ में आप ये दिमाग ही नहीं लगाएंगे कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आप तुरंत कहेंगे हाँ सही है, डिजिटल अरेस्ट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, तो फिर एक स्काइप का लिंक भेज रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन का, वो इंस्टॉल करो और स्काइप आईडी क्रिएट करो, और मैं भी कॉल, मुंबई क्राइम ब्रांच से कॉल आएगा, वो रिसीव कीजिए। अब स्काइप क्यों यूज करते हैं, व्हाट्सएप कॉल क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि स्काइप ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी वीडियो कॉल कर सकते हो। वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो लंबी ड्यूरेशन के कॉल सस्टेन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे एक ड्यूरेशन के बाद वो सेशन टाइम आउट होगा, या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म होगा, गूगल मीट होगा, या वो उसमें भी जब भी आप करोगे, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको लंबी ड्यूरेशन वीडियो कॉल देता है, तो आपको स्काइप इंस्टॉल करा लेगा। अब आपको स्काइप पे वीडियो कॉल आएगा, कहेगा फोन चार्जिंग पे लगा पहले। अब इस वीडियो कॉल को आप बंद नहीं करोगे, अब ये किसी को नहीं बताओगे कि आप डिजिटली अरेस्टेड हो चुके हो, आप डिजिटली अरेस्टेड हो, आप लगातार हमसे टच में रहेंगे, मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे, और यदि किसी को बताया तो आप पे एनएसए लग जाएगा, 20 साल की जेल हो जाएगी। घर में ना वाइफ को, ना बच्चों को, ना पड़ोसियों को, किसी को नहीं पता पड़ना चाहिए कि आप डिजिटली अरेस्टेड। फिर आप खुला घूमिए, पर बताइए किसी को नहीं। अब आप इतना घबरा चुके हो कि आप वॉशरूम जा रहे हो, सर 2 मिनट के लिए वॉशरूम, ठीक है रुकिए, हाँ ठीक है जाइए, मतलब ऐसे कंट्रोल करते हो आपको। तो हमारे पास जो सीसीटीवी आई उन घरों की जहां पर लोग डिजिटली अरेस्टेड थे, मैं देख के दंग था, मतलब आपको लगेगा बंदा साइक हो चुका है, वो बिल्कुल कांप रहा है और बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहा है, ऐसे चलता है। माय गुडनेस। और ये वो लोग हैं जो वेल एजुकेटेड लोग थे, और वो आपकी साइकोलॉजी से उसको काफी पता भी होता है कि आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, वो सारे नाम भी लेगा उसमें। तो आप और गिव अप करते जाओगे कि यार ये तो ऑथेंटिक ही लग रहा है, इतनी जानकारी किसी के पास कैसे हो सकती है। फिर वो कहेगा ठीक है आप एक काम कीजिए,
प्रिलिमिनरी जांच में ये पता पड़ा है कि आपने जो पैसे कमाए बड़े इलीगल तरीके से कमाए। नहीं सर, मैं तो इलीगल कुछ करता नहीं। अब मुझे सिखाओगे तुम? एक काम करो, पहले सारे पैसे इसमें ट्रांसफर कीजिए अकाउंट, क्योंकि जब तक ये जांच चलेगी तब तक आप ये पैसा यूज नहीं कर सकते। तो आप फटाफट पैसा ट्रांसफर करने लगते हो। अब आपने जो जो अकाउंट है वो सब खुद ही बताते हो, कोई अकाउंट छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं सर एक और है, उस बताओ, एक ज्वाइंट अकाउंट वो भी बताओ। सारे अकाउंट ले लेकर आपसे सारे पैसे अकाउंट में डाले जाएंगे। उसके बाद कहा जाएगा कि अब आप पे इतनी पेनल्टी बनती है। अब वो भी लिख, तो लोग लोन लेने जाते हैं बैंक में, फोन ऑन है, वीडियो कॉल चल रही है, बैंक मैनेजर के सामने बैठे हैं कि मेरा लोन सेंक्शन कर दो क्योंकि मुझे पे करना है। और ये चल रहा है 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। एक बंदा 103 दिन डिजिटली अरेस्टेड रहा है। माय गुडनेस। सोचिए उसकी साइकोलॉजी क्या रही है कि वो ना किसी को बता पा रहा है। लखनऊ में एक सज्जन थे, वो घर में बंद हो गए और वो पोएट थे, तो वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं खाना नीचे से भेजना, अभी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है। अब उनकी वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता हो गया। उसके बाद उनके बेटे को शायद पता था, वो मदर से बात कर रहा था, उसने कहा तोड़ो दरवाजा, अंदर घुसो, कुछ गड़बड़। तो पड़ोसियों को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया, अंदर गए तो वो अरे नहीं, मुझे कुछ मत करो प्लीज, बताना मत किसी को मत बताना। वो कन्विंस्ड है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उनसे जब मैंने बात की तो मैंने कहा सर आप 7 दिन तक कैसे आपको 1 सेकंड नहीं लगा? बोले अमित वो बड़े अच्छे लोग थे। मैंने कहा क्यों? बोले जो वीडियो कॉल पे मैं उनके संग था, क्योंकि सामने थानेदार दिखता है, 3 स्टार में दिखता है, पीछे किसी को मारा जा रहा है, हथकड़ियां लटकी हैं, गन भी रखी है, सीन क्रिएट है, पूरा सीन होता है। और अब तो रिकॉर्डिंग भी आ गई है, आप यूट्यूब पे देखो, कई लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है। तो पूरा माहौल बना के, और बंदा इतना प्रोफेशनली और लीगली बात करता है कि आपको नहीं लगता कि ये इमेच्योर हो सकता है, क्योंकि पुलिस वाले की एक्टिंग करना भी आना चाहिए ना आपको, ऐसे थोड़ा ना आप किसी को भी डरा लोगे। दूसरा, वो आपको मेंटली, पीछे से उसकी किताबें थी, कवि, उसने कहा किताबें क्यों हैं? बोले मैं लिखता हूँ। क्या लिखते हैं आप? मैं कविताएं लिखता हूँ। तो सुनाइए फिर। अच्छा, तो उसने सुनाना शुरू किया। क्या लिखते हैं आप? वाह, तो बहुत अच्छा लिखते हैं। अब तारीफ कर रहा है, तो कवि को ऑडियंस में मिल गई। हाँ, तो उसके कह सर मुझे लगता है आप बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं, कुछ आपके संग गलत हो गया है, कोई बात नहीं, हम आपको जल्दी छोड़ देंगे, आप फटाफट ये जो हम एक्शन ले रहे हैं करते जाइए। आप देख रहे हो किस हद तक साइकोलॉजी से खेला जा रहा है। माय गुडनेस। फिर कहीं बच्चे का नाम ले देंगे तो आप और कांप जाओगे। अच्छा आपका बच्चा वहीं पढ़ता है ना कनाडा में, इस यूनिवर्सिटी में, वैसे आप आधा डाउन कि आप उस तक ना बात पहुंच जाए। बेसिकली आप उसके इमोशंस के साथ इस हद तक अटैच हो जाते हैं, क्योंकि आप एज ए पेरेंट कई बार अपने आप को बर्बाद कर सकते हो, बिल्कुल, लेकिन अपने बच्चे को आंच नहीं आने दो। मेरा इस सवाल अगला यही है। बेसिकली अगर हम हाल ही की रिपोर्ट देखें, 3000 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड, और ज्यादातर अगर हम देखें तो जिनके साथ ये हुआ वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर वो महिलाएं हैं, या वो लोग हैं जिन्हें शायद ज्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ एक इमोशनल कहानी जुड़ी है, और इमोशनल कहानी ये है कि कहीं जो उनका भविष्य है, उनके बच्चे, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो वो इस आड़ में आ जाते हैं और वो इसके शिकार बन जाते हैं। लेकिन उनका टारगेट यही क्यों होते हैं? वो तो टेक्नोलॉजी के जानकार नहीं है, उनको क्या फिर तकनीक के साथ जोड़ा जाता है, सिखाया जाता है? देखिए, किसी भी साइबर क्राइम के होने से पहले एक साइबर क्राइम हो चुका होता है जिनके बारे में हम बात नहीं करते। कोई भी साइबर क्राइम होगा, जब आपको कॉल आता है ना कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, ये इंश्योरेंस नंबर है आपका? हाँ जी हाँ। प्रीमियम ये था, पैन कार्ड ये, आधार कार्ड ये, एड्रेस ये, हाँ साहब यही है। अरे आपका तो डिविडेंड पड़ा है 45 लाख का, आप क्लेम क्यों नहीं करते? अभी आधे घंटे दीजिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, अभी आपका डिविडेंड ट्रांसफर करते हैं। अब आपने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया, उन्होंने कहा कि आपने एप्लीकेशन क्यों इंस्टॉल की, आपने लिंक क्यों क्लिक किया, आपने क्यूआर कोड क्यों स्कैन किया, आपने ओटीपी क्यों दिया, और आपने सारी गलती उस विक्टिम पर डाल दी। पर आप गौर से देखोगे कि उसने वो इसलिए किया क्योंकि उसको इतने सारे डिटेल दिए गए। कोई इस बारे में बात नहीं करता कि जब इतने स्पेसिफिक डिटेल जो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के पास होने चाहिए होते हैं, या फिर आपके पास, के अलावा तो किसी के पास हो नहीं सकते, क्रिमिनल तक कैसे पहुंचे? ये क्राइम उससे पहले हो चुका है। बेसिकली ये क्राइम हमारे मोबाइल में है, या यूं कहें हमारे मोबाइल में है, या इंश्योरेंस कंपनी से हुआ है, पर वो डेटा निकल के क्रिमिनल तक पहुंचा है और वो तैयार है। क्रिमिनल 1 लाख लोगों को कॉल नहीं कर रहा है, उसके पास क्लासिफाइड डेटा है, उसको पता है कि इनके अकाउंट में इतना पैसा हो सकता है, कि रिटायर्ड है, इनका इतना पेंशन आता है, इनका जो पीएफ पड़ा हुआ इतना होगा, वो सारा डेटा उसके पास है। तब तो उसकी सक्सेस रेट इतने हाई है। आप सोचिए कि ये यदि हम रैंडमली मार्केटिंग भी करते हैं तो हम लोग आरओआई नहीं बढ़ा सकते जब तक कि हम टारगेटेड मार्केटिंग ना करें कि भाई हमें इस डायरेक्शन में ऐड दिखाना है। यहां पर वो टारगेटेड कॉल जाती हैं कि इस एज ग्रुप में
इस तरह का बंदा होना चाहिए और सिटी में होना चाहिए। तो आपने देखोगे मोस्टली मेट्रोज में है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज इनकम थोड़ा ज्यादा है और यहाँ के लोग डर जल्दी जाते हैं। आप एक गांव वाले बंदे को डरा के देखिए, वो पलट जाएगा, ठीक है भेज दे पुलिस। बिल्कुल वो इस तरह से रेट करता है, क्योंकि यहाँ पर लोग कभी पुलिस के पास जाते ही नहीं है। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग का भी गैप है, उन्हें पता ही नहीं है कि सिस्टम काम कैसे करता है, और आपने पुलिस की ड्रेस में बंदा देखा और आपका आधा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। माय गुडनेस। तो ये तो तय है कि उनके पास क्लासिफाइड डेटा है, उनके पास कोई मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ डेटा फिल्टरिंग करके दे रही है कि ये लिस्ट है, अब आप इसमें से टारगेट कीजिए। यदि आप यंगस्टर्स को टारगेट करेंगे तो जॉब के नाम पे लुटते हैं लोग, या इजी पैसा कमाइए, यूट्यूब लाइक कीजिए, फेसबुक लाइक कीजिए, 150 रुपए 50 रुपए भेज देते हो। कई लोगों ने अभी कमाए भी होंगे। बिल्कुल। अच्छा अमित जी, यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जो हम आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जिसे हम परमिशन दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि हम उसे यूज करना चाहते हैं, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे लगता है हार्डली कोई व्यक्ति होता है जो पढ़ता है। बिल्कुल। और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं ना कहीं हम अपनी सारी प्राइवेसी उनके साथ शेयर कर रहे हैं। ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपना सारा डेटा आम या खुला कर रहे हैं सबके लिए कि आप देख सकते हैं इसे। इसीलिए हम एक लाइन यूज करते हैं कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हमारा डेटा ऑलरेडी बाहर है। अभी बच्चों को पता होगा टेलीग्राम पे कई सारे बॉट मिल जाते हैं जिसमें आपका मोबाइल नंबर मैं डालूं बिल्कुल तो आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, बैलेंस तक मिल जाता है। अभी डेटा कहीं से तो जा रहा है। आपके फोन में 25-30 एप्लीकेशन होंगी जो आपका हर एसएमएस पढ़ती है। अब एसएमएस में आपके बैंक बैलेंस भी आ रहे हैं और डिटेल्स भी आ रहे हैं, जो आप परचेज कर रहे हो वो भी पैटर्न आ रहा है, आप कहीं बिल्डिंग में एंट्री कर रहे हो वो भी आ रहा है, तो वो भी तो पढ़ रहे हैं, या ईमेल्स पढ़ रही हैं। अब उसमें से कई सारी एप्लीकेशन ऐसी होंगी जो शायद वो डेटा सीधे सीधे बाहर भेज देती हैं, क्योंकि उनके पास इजी मनी का ये ऑप्शन है। हम बाकी बड़ी कंपनीज पर भले उनकी इंटीग्रिटी पर डाउट ना करें, बट हर एक एप्लीकेशन, गेम्स हैं, कई सारे यूटिलिटी ऐप्स हैं, फिल्टर्स हैं, हम इंस्टॉल कर लेते हैं और वो हमसे सारा पिक्चर्स भी ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट ले रहे हैं और एसएमएस तो पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि ओटीपी तो चाहिए। ये बहुत बार है इसके। और वो जो डेटा जाता है आज की डेट में, जो भी हम रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं, 80% चीजें वो एसएमएस पे पता है, बिल्कुल, या ईमेल को पता है। आप कुछ भी कीजिए, कुछ तो फुटप्रिंट आ ही जाएगा ना। और फिर आवाजें तो सुन ही रहा है वो फोन, आपकी आवाजें तो सुन ही रहा है। तो आपको यदि इसे देखना भी है ना कि कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होने से पहले कि मेरा क्या डेटा लेगी, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। आप प्ले स्टोर पर जाएं, मान लीजिए फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर है या व्हाट्सएप। फेसबुक सर्च किया आपने तो आपको दिखाई देगा फेसबुक के इतने डाउनलोड हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके, छुपा सा रहेगा। सी डिटेल्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको जो जो फेसबुक डेटा लेता है वो खुल के दिखने लगेगा। अब वो डेटा क्या होगा, वो स्टार्ट करेगा कि मैं आपकी लोकेशन लेता हूँ, जीपीएस, एलआईडी, आईपी एड्रेस, सारे तरीके की लोकेशन। अच्छा, आप अपने फोन में लोकेशन ऑफ कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में अब रहा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आईफोन में तो फोन ऑफ है तब भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब ऑफ में भी लोकेशन जा रही है तो ऑन में कैसे ऑफ कर लोगे आप? तो ये तो मिथ हटा देना कि आप ऑफ कर लोगे तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग गोज आउट, जब पहली चीज आपके फोन से बाहर जाएगी वो आपका आईपी एड्रेस है। बिना आईपी एड्रेस आने वाले सर्वर को दिए आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर ही नहीं सकते। तो आईपी तो आपकी लोकेशन है, तो लोकेशन तो जाएगी, आप इंटरनेट एज लॉन्ग एज आप यूज कर रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे लोकेशन जा रही है, फिर हेल्थ रिकॉर्ड्स आपके, कि आप कितना सोफे पे बैठते हैं, कितना सीढ़ियां चढ़ते हैं, कितना दौड़ते हैं, बेस्ड ऑन योर एज दे कैन मैप इट टू योर फिटनेस ऑल्सो। फिर आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कितना पैसा कहाँ भेजा आपने, कैश विड्रॉल कब किया, कैश विड्रॉल करके क्या लीगल इलीगल करने का वो भी मैप कर सकते हो। बिल्कुल। आपके एसएमएस सारे पढ़ रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपके ईमेल, आपके वॉइस ऑडियो सुनते हैं, आपकी साउंड रिकॉर्डिंग्स है, आपके वॉइस नोट्स हैं, आपके उसके बाद एड्रेस है आपके घर का, उसमें लिखा है मुझे आपके घर का पता भी पता है। इनमें से कोई भी डिटेल आपने किसी फॉर्म में भर के फेसबुक को दी थी क्या? तो इसका मतलब हम इल्यूजन में जी रहे हैं कि इट्स ऑल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है तब भी आप किसी के पास तो है। और सिर्फ इसके पास नहीं है, इसका तो मैंने एग्जाम्पल लिया, पर आप जितनी भी एप्लीकेशन देख रहे हैं सब डेटा ले रही हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। इफ यू आर यूजिंग एनीथिंग फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। आप अपना कंट्रोल दे रहे हो सामने वाले को। और उसके आगे जो सबसे खतरनाक चीज है जो आप नोटिस करना है कि उसमें लिखा है कि मुझे आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और रिलीजियस बिलीफ भी पता है। ऑफ कोर्स, भले ही आपने कोई पॉलिटिकल वीडियो देखा, नहीं देखा, लाइक किया, कमेंट नहीं किया, आप चाहे एक्टिव भी नहीं हो उस प्लेटफॉर्म पे, तब भी वो कह रहा है मुझे पता है। अक्सर होता है हम और रिलीजियस आइडियोलॉजी भी पता है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी पता है कि LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति आपका ओरिएंटेशन क्या है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये सफिशिएंट है आपको प्रोफाइल करने के लिए,
आपका दिमाग समझने के लिए, आपके एस्पिरेशन समझने के लिए। बट ये सबसे बड़ी बात ये है कि कभी कभी असमंजस होता है कि हम एक विषय पर लगातार बात कर रहे हैं और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल में वही वीडियोस आ रही हैं, आते हैं, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब हमें लगातार ट्रैक किया जा रहा है, हमेशा सुना जा रहा है। आप अब तो ऐसा भी कई बार झटका लग जाता है कि आप सोच रहे होते हैं और आ जाता था। तो मुझे आए, लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे, Oh my God. यार ये तो, मैंने कहा ऐसा नहीं है, कहीं ना आपने जिक्र तो किया होगा या गूगल पे या चैट जीपीटी कुछ तो लिंक, क्योंकि अल्टीमेटली चैट जीपीटी भी आप जीमेल से लॉगिन करके बैठे हैं, हर चीज लिंक्ड है। तो लिंक्ड है तो वो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर मूव करती है। मतलब फाइनली वी आर ट्रैप्ड। हम ये मान रहे हैं कि हम ट्रैप्ड हैं या हम ये मान रहे हैं कि हम अरेस्टेड हैं। बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर है जिस पे हम कॉल कर सकते हैं 1930 या फिर cybercrime.gov.in है, एक साइट है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ये सब घट रहा है और आप एक हेल्प चाहते हैं, आप कहाँ जाएं? और अगर आपके साथ नहीं भी घट रहा और आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ घट तो नहीं गया, तो आपको कैसे मदद की जा सकती है? वेरी गुड। तो दोनों सिचुएशन बता देते हैं। यदि आपके संग कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया तो तुरंत 1930 पर कॉल करना है और जिस अकाउंट में भी पैसे गए उसको फ्रीज कराना है। 1930 24 घंटे की गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन है, I4C की, जिसको एक पावर है कि वो किसी भी अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। एक बार उस अकाउंट में पैसा फ्रीज हो गया तो फिर वो अपने आप वापस आएगा। आप डिस्प्यूट रेज करते हैं बैंक में, वो उनका प्रोसेस से आ जाएगा। दिक्कत ये होती है कि आप जल्दी नहीं कर पाते अकाउंट फ्रीज और वो पैसा उस अकाउंट से किसी और अकाउंट में चला जाता है, फिर वो किसी और अकाउंट में चला जाता है, तो वो लेयर 7 तक मूव कर जाता है, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 लेयर, और वो जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है। तो कुछ ना कुछ पैसा कई बार क्रिमिनल कैश विड्रॉल कर लेता है, क्योंकि वो ऑनलाइन मूवमेंट करके इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टम्बलिंग करना, कि मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू पैसा मूव कर देना। क्योंकि हर जगह की एक लिमिट है कि आप अमेजॉन गिफ्ट कार्ड खरीदोगे तो एक लिमिट है, आप कैश विड्रॉल करोगे तो एक लिमिट है, आप गेमिंग करेंसीज खरीदेंगे तो एक लिमिट है। सरकार ने लिमिट इसीलिए बनाई गई ताकि पैसा बहुत तेजी से मूव ना कर पाए, या आप AEPS है या टचलेस है, जो भी विड्रॉल के प्रोसेसेस हैं। पर यदि वो बहुत सारे अकाउंट में चला गया पैसा तो हो सकता है कि निकलना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले तो आपने क्विकली फ्रीज करा देना। एक कंप्लेंट www.cybercrime.gov.in पे करनी है और अपने बैंक को एक क्विकली एक ईमेल लिख देनी है कि ये अकाउंट में जो पैसा गया डिस्प्यूट में रेज कर रहा हूँ एंड आई हैव नॉट डन इट विलिंगली, सो प्लीज इन्वेस्टिगेट इट एंड ब्लॉक दिस मनी। ये जितनी जल्दी आप कर देंगे, जो RBI की गाइडलाइन है वो कहती है कि इफ यू हैव इन्फॉर्म्ड योर बैंक विद इन 3 days ऑफ द इंसिडेंट, आपका बैंक लायबल है पूरा पैसा वापस करने के लिए। ओह माय गॉड। पर इसमें कैच है। कैच ये है कि गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। मतलब हम ये ना माने कि मेरा कौन सा पैकेट आया है। यदि गलती आपकी है तो बैंक कहता है गलती तो आपकी है, तो फिर मैं क्यों लायबल हूं? तो इस डिस्प्यूट के चक्कर में पैसे लोगों के वापस नहीं आते। नहीं तो हर किसी का आता, चाहे पैसा आपकी गलती से जाए, किसी से पैसा 3 दिन के अंदर तो लोग इन्फॉर्म कर ही देते हैं ना। पर बिकॉज ऑफ दैट कैच पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट देयर मनी बैक। किसी का 20% आ गया, किसी का 50% आ गया, किसी का 80% आ गया, 100% नॉर्मली नहीं आ पाता, क्योंकि उतना टाइम लैप्स हो ही जाता है कि पैसा निकल जाता है। लेकिन लड़ाई यहीं से लड़नी है। आप लोग ये सोचते हैं कि पुलिस के पास चले गए तो पुलिस उस बंदे को पकड़ लेगी, वो इतना आसान नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि यदि, क्योंकि मुझे सर वो ऑनलाइन है, अभी बात कर रहा है सर, अभी देखिए मैसेज किया उसने, वो अभी भी तैयार है, पकड़ लो उसको जाके। तो मैंने कहा मैं लोकेशन बताऊं, चले जाओ। दुबई में बैठा है या लाओस में बैठा है या वियतनाम में बैठा है या कहीं बैठा है या अलवर में बैठा है, कि हमारे आसपास आप पकड़ के भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका जो सिम कार्ड होगा वो उड़ीसा के किसी किसान के नाम पर होगा, जो बैंक अकाउंट होगा वो वेस्ट बंगाल के किसी सब्जी वाले के नाम पे होगा, जो उसका फोन है वो चोरी का होगा। अब ना उसका फोन है, ना उसका सिम है, ना उसका बैंक अकाउंट है, तो उसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं। अब मैं जाके लोकेशन पता है उसकी, वो लोकेशन में बैठा तो नहीं रहेगा कि आ जाओ पकड़ो। आज वो यहाँ बैठा है, कल भाग के दूसरी जगह चला जाएगा, तो वो बॉर्डर एरिया पे होता है, आज भरतपुर में है, कल मथुरा में आ जाएगा, फिर गुड़गांव आ जाएगा, फरीदाबाद आ जाएगा, घूमता रहेगा। वो कहीं भी बॉर्डर एरिया से कॉल करेगा। तो और मान लीजिए हमने पकड़ भी लिया, किसी तरह हमने ट्रैप करके उठा लो इसको, उठा लिया, तो कोर्ट में छूट जाएगा। वो कहेगा मैं ये हूं ही नहीं, ये तो मुझे ऐसे ही उठा लिए, मेरे पास सबूत क्या है कि ये बंदा इसने पैसे लिए हैं, वो यही बंदा है। मतलब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्रूव कर पाए कि हम सही थे। इसलिए जो लड़ाई है वो लड़नी होती है बैंक्स के साथ, बिकॉज आपका पैसा आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया, आपने कैश नहीं दिया है किसी को, और यदि बैंक टू बैंक पैसा गया है तो फिर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि उसको ट्रेस करे और वापस लेके। और बैंक को वो लोगों को अप्रोच जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे सामने बहुत से युवा हैं, उनके बहुत से सवाल होंगे।
आप में से कोई भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहें। जैसे किसी के पास अगर कॉल आती है तो आपको पता है कि वो एक पूरा फेक फ्रॉड स्टूडियो बनाते हैं, तो हम कैसे पता करें कि वो एक फ्रॉड है और उस टाइम हमें क्या करना है? जब यदि आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं तो फिर आपके दिमाग में थॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो पहले ही क्लियर हो चुकी है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द है ही नहीं। और पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पर स्टेटमेंट नहीं लेती, कोई भी एजेंसी ऐसे वीडियो कॉल ऑथेंटिक है ही नहीं, कोर्ट में भी एडमिसिबल नहीं है। हमेशा आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, बुलाया जाएगा, स्टेटमेंट लिया जाएगा, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन तो प्राइवेट होती है। तो ऐसे कैसे वीडियो कॉल पे आप पब्लिकली आपसे सारी चीज़ें पूछ ली जाएं, जिसमें बहुत पर्सनल डिटेल्स भी होंगे, फाइनेंशियल डिटेल्स भी होंगे। आपको जो प्रिपेयर होना है अपने दिमाग को, कॉन्शियसनेस को, कि डरना नहीं है। पहली चीज़, कोई किसी भी कारण से आपको डराए, गवर्नमेंट के नाम से आज इंपर्सोनेट हो रहा है, कल के दिन इंटरनेशनल कॉल आ जाएगा, किसी क्रिमिनल का भी आ सकता है। यदि आप नहीं डरेंगे, एक्सटॉर्शन के कॉल आते हैं कि आपने वीडियो कॉल आई, एक्सेप्ट कर ली, सामने कोई दूसरे जेंडर में बंदा है, वो कपड़े उतारने लगा और आपने उसको देख लिया, 10-5 सेकंड देखा, उसने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, उसका 1.5 मिनट का वीडियो बनाया, रिपीट मोड में डाल के आपको वापस भेजा, पैसे मांग दो, नहीं तो तुम्हारे सारे दोस्तों को भेज दूंगा, रिश्तेदारों को भेज दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। अब आप डर के पैसा दे देते हो। डरना ही नहीं। ये 2 चीज़ें हैं जो क्रिमिनल का सबसे बड़ा हथियार है, आपका डर और आपका लालच। यही 2 हैं। यदि आप डरना रुक गए तो आधी लड़ाई आप वहीं जीत गए, फिर आप मजे लोगे। एक वीडियो वायरल हुआ और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जी, जिसमें एक लड़की को डिजिटल अरेस्ट करने के लिए, मैं आप मान नहीं रहे तो हम फिर अरेस्ट कर ही लेते हैं, आपको फिजिकली अरेस्ट कर रहे हैं, हम अरेस्ट करने आ रहे हैं आपको, वो बोले जा रहा है पुलिस वाला, पुलिस का सायरन भी बज रहा है और लड़की को पता है कि ये झूठ है तो मजे ले रही, करे अच्छा कहाँ से आ रहे हो आप? इस रास्ते से आ रहे हैं। हाँ, तो सामने वो फलाना वाला सुभाष चौक पे ना वो मोमो वाले की दुकान है, वहां से एक पैकेट मोमो भी लेते आना। अब वो पुष्ट हो गया पूरा, मतलब उसका इतना टेम्परामेंट बना रखा था उसने। जिस दिन ये होने लगा ना, उस दिन क्रिमिनल की कमर टूट जाएगी। मतलब डर के आगे जीत है। आप यदि डरेंगे नहीं तो सामने वाला कांप जाएगा। सिंपल सी बात ये है। यदि आपने गलती की नहीं है, सबसे अच्छी चीज तो ये कि 99% टाइम बंदे की कोई गलती होती नहीं, वो डर जाता है। फिर किस बात का डर? और गलती की भी है तब भी एक प्रोसेस होता है। किसी को भी अरेस्ट करना या किसी लीगल चैनल पे लेके जाना, हमने देखा है प्रोसेस, मतलब एकदम से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और कोई सवाल? मान के चलिए कि किसी ने मतलब 2-3 बार ऐसा डिजिटल अरेस्ट हो गए, पैसे कर दिए, उसके बाद अगर वो चाहता है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो मतलब बाहर निकलना चाहता है, तो फिर उसके लिए उसको क्या करना होगा? एक टाइम आपने सिर्फ वीडियो कॉल बंद कर देनी है, आप खत्म। उसके बाद और कोई टेक्निकल स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर डिस्कनेक्टिंग द कॉल इटसेल्फ, यू आर आउट। चूंकि आप उस कॉल में एंगेज्ड हो, इसलिए आप मेंटली दबाव में हो हमेशा। जैसी वो कॉल डिस्कनेक्ट होती है और कोई थर्ड पर्सन से आप बात करते हो, हमेशा ऐसी सिचुएशन में जब आपको डाउट है, किसी तीसरे बंदे से जरूर बात करें, क्योंकि जैसी वो तीसरे व्यू पॉइंट से बातें डिस्कस होती हैं, आपको खुलना शुरू हो जाता है यार ये तो वो झूठ भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि आप खुद सारे निर्णय ले रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, इस चक्कर में गलतियां करते हैं। कभी पुलिस का कोई मैटर हो या कोई भी ऐसा कि साहब मैंने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, वापस दीजिए नहीं तो मैं अभी पुलिस भेजता हूँ, ऐसा भी होता है। 50,000 डाल दिए, वापस भेजो। अब लोग घबरा के वापस कर देते हैं, पर पता पड़ा कि वो तो आए ही नहीं थे, वो तो झूठा एसएमएस था। आप डरेंगे नहीं और तीसरे बंदे से पूछ लेंगे एक बार कि यार ये क्या करूं इस सिचुएशन में, तो देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग दैट सिचुएशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है अमित जी कि हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हमारी लॉटरी निकल गई, वो डिस्प्ले भी हो रहा है, वो हमारे अकाउंट में भी आ गए हैं, और सडनली पता चलता है कि अरे और ज्यादा पैसे लेने के लिए हमें बस 2,000 का टोकन देना होगा, उसके लिए एक छोटा सा ओटीपी आया है, तो हम उस खुशी में ही ओटीपी साझा कर देते हैं और उसके बाद हम जानते हैं कि अंजाम क्या होगा। देखिए, पहली चीज एक बेसिक फंडामेंटल याद रखना, आपके अकाउंट में यदि किसी को पैसा डालना है तो आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम का थंब रूल है, आई कैन ट्रांसफर 1 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में बिना आपसे पूछे, यूपीआई अलाउ करता है मुझे। अब आप देखना 60-70% जो साइबर क्राइम हो रहा है उसमें पैसा आ रहा था और आप कुछ किए जा रहे थे, ओटीपी दे रहे थे, क्यूआर कोड स्कैन कर रहे थे, लिंक स्कैन क्लिक कर रहे थे, एप्लीकेशन, अरे पैसा आ रहा है भाई, अपने आप आएगा, लक्ष्मी अपने आप आती है। खर्च करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। भाई मुझे अकाउंट में पैसा डालना है तो आपसे कुछ क्यों कराऊंगा मैं? आपने कुछ एक्शन लेने की जरूरत है ही क्यों? लॉजिकली सोचिए ना, चाहे वो डिविडेंड का पैसा है, चाहे वो लॉटरी का है, चाहे वो कैशबैक है, चाहे कुछ किसी का भी पैसा हो, इफ इट इज कमिंग टू योर अकाउंट, फोन दूर रख दो, डाल दो भाई। भाई इसमें मैं कुछ क्यों करूं?
इतना सा ध्यान रखेंगे तो आपसे 60-70% साइबर क्राइम नहीं होंगे। वो लालच तो बाद में आता ही है, जो आपने बिल्कुल सही बोला कि वो 2000, लेकिन वो आ रहा है ना कि मुझे इतना और मिल जाएगा। अरे वो तो अपने आप मिलेगा यदि मिलना है तो। करेक्ट, इतना हर बंदे को पहुंचा दो अपने फैमिली में, दोस्तों में बात, मैं बता रहा हूँ 60-70% खत्म हो जाएगा। मैं जब FIR उठा के देखता हूँ तो मैं पूरा देख के होता हूँ यार इसको तो पैसा आ रहा था और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जा रहा था, QR कोड की स्कैन किया जा रहा था। बिल्कुल। अंतिम सवाल जी सर, अगर अपराध क्रॉस बॉर्डर हुआ हो तो अपराधी कैसे पकड़ा जाता है? क्योंकि हर देश में उनके अलग अलग अपने अपने लॉ होते हैं, तो वेरी गुड क्वेश्चन। साइबर कैसे उस पर एक्शन लेती है? देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सबसे पहले तो साइबर क्राइम की कोई जुरिडिक्शन नहीं होती कि वो इस एरिया में है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट अफेयर है, जो पुलिसिंग है वो एक स्टेट का रोल है, वो सेंट्रल का काम नहीं है। लेकिन क्रिमिनल तो दूसरे स्टेट में भी हो सकता है, इस देश के बाहर भी हो सकता है, तो ऐसे में उसको पकड़ने में उस स्टेट की पुलिस के सहयोग के बिना नहीं होता, तो उसमें प्रोसेस में और डिले हो जाते हैं। ये एक चीज़ है जो क्रिमिनल को फ़ायदा भी पहुंचा रही है। अब आते हैं इंटरनेशनल पे, तो इसमें हमारे बाकी देशों के संग एमलेट होते हैं, म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट ट्रीटीज़ होती हैं, जिसमें हम उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और हम जाके बंदे को अरेस्ट भी कर सकते हैं, जो हमने किए भी हैं। अभी आप देखेंगे कि लाओस से जो ये थाईलैंड के पास का एक बॉर्डर है, 350 लोग अरेस्ट किए गए, जिसमें से बहुत सारे इंडियन थे जो जॉब के नाम पर वहाँ गए थे और साइबर क्राइम कर रहे थे। उनको टॉर्चर किया जा रहा था और उनसे कॉल करा के भारतीय लोगों को लूटा जा रहा था। ऐसे ही कई सारे ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो नाइजीरियन गैंग ऑपरेट कर रहे हैं या अलग अलग कंट्रीज़ में जा काफ़ी इनफेमस है। उनको फिर विद एमलेट इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने के ऑपरेशन चलते हैं। जैसे डार्क वेब वाले जितने भी क्रिमिनल हमने पकड़े हैं, तो पूरा गैंग क्रैक करने में कई बार 1-1 साल लग जाता है, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर मैपिंग होगी, वो इंडिया में किस लोगों से कनेक्टेड हैं, कब आए कब गए। एक व्यक्ति है जिसको भी केरला पुलिस ने पकड़ा था, उसके ऊपर कुछ $90 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था यूएस से। माय गुडनेस। एलेक्स या कुछ करके था, गूगल करना। तो उसको तो 1-1.5 साल से ट्रैप पीछे पड़े हुए थे, वो अलग अलग तरीके से एंटर करता था। और बड़ी अच्छी इस बार ऐसा रहा कि उस बंदे ने, शायद उसकी वाइफ भी थी साथ में, उसने बीच पे था, फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल दी और फिर वो वहाँ से ट्रैक हुआ और पकड़ लिया गया। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यू आर राइट, इसमें जब तक दूसरा देश सपोर्ट ना करे तब तक हम नहीं कर सकते। और क्रिमिनल उसका एडवांटेज लेते हैं कि चाइना में वेबसाइट होस्ट कर दी, ईरान में कर दी, टर्की में कर दी, पाकिस्तान में कर दी, अब आपको वहाँ से डेटा नहीं मिल पाता। अच्छा अमित जी, क्योंकि हम बिल्कुल क्लोजर पर आ गए हैं, तो एक टिप मैं ज़रूर आपकी तरफ से चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को दें कि वो ऐसा क्या अपनाएं कि उनके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो पाए। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पिछले लाखों वर्षों से जो क्राइम हो रहा है उसके 5 ही कारण हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 कमजोरियां हैं। प्रोमिनेंट ऑफ कोर्स लालच और भय होता है। और आप डर होता क्यों है आपको? क्योंकि आप किसी चीज़ से अटैच्ड होते हैं, अपनी रेपुटेशन से, अपने पैसे से, अपने रिलेशन से। जिस चीज़ की आपको वैल्यू नहीं होती, चाहे वो रिलेशन हो चाहे पैसा, उसको आप प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते। जिस चीज़ की आपको वैल्यू होती है आप उसी के प्रति कंसर्न दिखाते हो, और क्रिमिनल इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई आपको डरा रहा है डीप फेक भेज के कि देखो तुम्हारा ये वीडियो है, ऑब्सीन वीडियो है, पैसे दो, डरना नहीं है। पहली चीज, हर चीज का सोल्यूशन, हर चीज का एक ऐसा सोल्यूशन है जो बिना उसको पैसे दिए हो सकता है या बिना लीगल कार्रवाई के भी हो सकता है। दूसरी चीज लालच, इजी मनी, जो आजकल बहुत है कि भाई इस इन्वेस्ट करो, देखो 3 गुना हो रहा है, और ग्रुप में डाल देंगे, 10 लोग मैसेज भेज रहे हैं, आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम देख रहे होते हैं चीज़ें तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं। हम चाहे कि भी हमें दिख रहा है कि झूठ है, पर फिर भी हम ट्रैप हो जाते हैं। यार एक देख लेते हैं कुछ डाल के, थोड़ा डालेंगे तो बढ़ा देता है उसको, कहता कर लो विड्रॉल। आपने 10,000 डाला, 20,000 हुआ, आपने विड्रॉल क्यों नहीं? अरे यार ये तो हो रहा है, 5 लाख डाल दिए, वहीं खेल हो जाता है। तो पहले आपको चारा डाल के फंसाया जाता है। एक एप्लीकेशन जरूर यूज कर सकते हैं आप, जो आपको प्रोएक्टिवली चीज़ों को स्कैन करने में हेल्प करेगी, क्योंकि 4 ही अटैक वेक्टर हैं। या तो आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो QR कोड स्कैन कराएगा। आपको कैसे पता है सेफ है अनसेफ है? क्योंकि QR कोड हम वाईफाई कनेक्शन से लेकर, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज से लेकर, पेमेंट से लेकर, एडवर्टीजमेंट से लेकर, होटल के मेनू कार्ड से लेकर, शादी के कार्ड से लेकर, बर्थडे के कार्ड से लेकर, हर जगह QR कोड से घिरे हुए हैं। व्हेन यू स्कैन ए QR कोड, तो एक ऐप है मोबी आर्मर करके, जिसको आप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं किसी QR कोड को प्रोएक्टिवली कि ये सेफ है या अनसेफ। अब आप दूसरा फ्रॉड होता है लिंक बेस्ड,
कि आपको घुमा फिरा के एक लिंक भेजा, जैसे डिजिटल अरेस्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फर्जी वेबसाइट भेजा, आप चेक करना चाहते हैं कि यार ये ऑथेंटिक है या नहीं है, या आपको आरटीओ का चलान आ गया, या आपको पासपोर्ट ऑफिस से लिंक आ गया, या आपने गूगल पे खुद ही सर्च किया कि मुझे होटल बुक करना है और आपने बुक कर दिया, पर वो फर्जी लिंक था। जितने ब्रांडेड चीज़ें हैं सबके क्लोन लिंक बने हुए जो हम टेक डाउन भी कराते हैं। बट इफ़ यू वांट टू टेक अ कॉल कि वेदर आई शुड डू एनी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ऑन इट और नॉट, तो पहले वो लिंक मूवी आर्मर के थ्रू स्कैन कर लें, वो बता देगा कि ये क्लोन्ड है, ऑथेंटिक नहीं है, मेलिशियस है, सेफ नहीं है, इसमें पैसे का ट्रांसफर मत करें। क्यों? क्योंकि उसमें कारण भी बताएगा कि ये देखिए चाइना में होस्टेड है, टर्की में होस्टेड है, ईरान में बताएगा कारण, और उसके बाद इसमें 2 हफ्ते पुरानी है, 4 दिन पुरानी है, उसके अलावा उसमें मेलिशियस कुछ होगा तो भी बता देगा। आप कोई वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें वाईफाई सिक्योरिटी चेक का भी ऑप्शन है कि कोई वाईफाई पब्लिक वाईफाई, क्योंकि पब्लिक वाईफाई से आपका डेटा जा सकता है, तो आप उसमें चेक कर लें सेफ है कि अनसेफ है। यदि किसी ने वो वाईफाई हैक कर रखा है तो आपको उसका आईपी एड्रेस भी दिख जाएगा कि ये बंदा है, हैक कर रखा है, इसको पकड़ लो। चौथा होता है ऐप्स स्कैनिंग। आप अपना फ़ोन कई बार शेयर करते हैं अपने भाई बहन से, बच्चों से, वो उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है, और उसमें से कोई एप्लीकेशन है जो आपका ओटीपी पढ़ के बाहर भेज रही है, अब आपको नहीं पता, तो ऐसे में मोबी आर्मर रेगुलरली आपकी जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन स्कैन करता है और आपको बताता है रिस्की एप्लीकेशन को तुरंत अनइंस्टॉल करो, रेड में, ऑरेंज में और ग्रीन में। सो यू विल हैव सम प्रोएक्टिव मेजर्स जिसके थ्रू आप फ्रॉड से बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और मुझे लगता है ये जो जानकारी है ये हमारे तमाम युवाओं के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। और मुझे लगता है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, और बहुत ज़रूरी है कि निडर होने से आपका जो डर है उस पर तो आप काबू पाएंगे, लेकिन एक डिजिटल फ्रॉड होने से आप बच जाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे सभी दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बना रही है, लेकिन उसी तकनीक का इस्तेमाल अपराधी हमारे खिलाफ कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक ठगी नहीं है, ये एक मानसिक हमला है। इसलिए याद रखें कि किसी अजनबी कॉल पर भरोसा नहीं, संदेह हो तो 1930 पर तुरंत रिपोर्ट करें या फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। सचेत नागरिक ही सुरक्षित नागरिक है। इसी संदेश के साथ धन्यवाद। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।